पर अभी डिस्कस किया कि टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद में हमने यहाँ पे बोला है कि यार टोकन को हम अगर क्लासीफाई करें या टोकन को हम अगर यहाँ पर देखिए कि टोकन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि टोकन इंक्लूड्स कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, सेपरेटर्स और ऑपरेटर्स। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि यार यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट मतलब होता क्या है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर विजिबल है, कॉन्स्टेंट इज एन एंटिटी। कॉन्स्टेंट क्या होता है, सिंपली आपकी एक ऐसी एंटिटी होती है हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो कॉन्स्टेंट एक ऐसी एंटिटी होती है हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर कॉन्स्टेंट बोलते हैं, है ना। क्योंकि जैसे सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि 100 है ना। अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे लिखा है 100, मैंने आपसे पूछा कि ये क्या लिखा है, तो आप बोलोगे 100, है ना। मैंने किसी और को बुलाकर पूछा तो वो क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या क्या लिखा है 100, तो मतलब ये वैल्यू फिक्स है। लेकिन अगर वहीं पर मैंने ऐसा लिख दिया है x, बोले तो एक वेरिएबल, अब मैंने बोला कि यार ये x की वैल्यू क्या है, तो हो सकता है आप बोलो कि 10। मैंने किसी और को बुलाया, मैंने बोला कि x की वैल्यू क्या है, तो हो सकता है कि सामने वाला बोले कि यार 100। हो सकता है किसी और को बुलाया तो बोले कि x की वैल्यू हो सकती है 500, तो उसकी वैल्यू क्या है, चेंज हो सकती है। लेकिन अगर मैंने बोला कि अगर मैंने 100 लिखा है तो 100 क्या है, 100 मतलब फिक्स हो गया, मतलब क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। तो अगर हम बात करें कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट इज एन एंटिटी, एक ऐसी एंटिटी होती है हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। जहां पर मैं चाहता हूं कि यार ये स्पेसिफिक है ना वैल्यू को मुझे फिक्स करना है ना, कि मैं इसे चेंज ना कर पाऊँ। जैसे सिंपल सी बात है, पाई की वैल्यू 3.14, है ना। फिर आपने देखा होगा एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 to the power 22 23 क्या होता है ना, वो वैल्यू हो गई, है ना। स्मॉल जी 9.8, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे अपन बोलते हैं, कैपिटल जी, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये सब क्या है, वैल्यूज आपके फिक्स है। फिक्स है मतलब ऐसा बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू है ना यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंगली डिसाइड नहीं कर सकता, डिफाइन नहीं कर सकता, राइट। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर कि कांस्टेंट को डिफाइन करने के आपके पास में दो तरीके होते हैं। सबसे पहला बाय कॉन्स्ट कीवर्ड एंड सेकंड वन इज बाय हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। एग्जांपल देकर रखे हुए हैं कि अगर आपको यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से अगर कांस्टेंट को डिफाइन करना है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉन्स्ट, फिर आप लिखोगे इंट मैक्स, और फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पर 100। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्स्ट, फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पर इंट मैक्स, है ना। अब कॉन्स्ट आपने लिखा, तो ये कॉन्स्ट क्या है, आपका कीवर्ड, है ना। और फिर उसके आगे, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने ये मैक्स की वैल्यू को कितना सेट किया है, 100, और उसके आगे आपने क्या लगा दिया है यहाँ पे, कॉन्स्ट, उसको कांस्टेंट बनाने के लिए। आपने यहाँ पे क्या लिख लिया है, हैश डिफाइन पाई 3.14। अब हैश डिफाइन पाई 3.14 मतलब क्या होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर, है ना, आपने पाई की वैल्यू 3.14 सेट करी है और आगे क्या लगा दिया है, हैश डिफाइन। तो इससे भी ये क्या कंसिडर होगा, आपका कांस्टेंट कंसिडर होगा। तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के ये दो तरीके होते हैं। अब अगर अपन बात करें कि इसके अलावा, तो इसके अलावा यहाँ पर आता है आपके पास में टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। तो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट में आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखा है इंटीजर कांस्टेंट, फिर आता है रियल कांस्टेंट, फिर आता है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो अगर मैं इंटीजर कांस्टेंट की बात करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कंटेन्स एटलीस्ट 1 डिजिट, है ना, एटलीस्ट एक डिजिट तो ये कंटेन करके रखता ही है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे मैंने लिखा -6, मैंने लिखा है +7। बाय डिफॉल्ट इट विल बी पॉजिटिव, है ना। बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, पॉजिटिव कंसिडर होगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 5, है ना। तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी साइन नहीं है तो पॉजिटिव कंसिडर होगा। डेसिमल पार्ट इज एब्सेंट, कि अब सिंपल सी बात है, इंटीजर कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं, है ना, तो इंटीजर कांस्टेंट की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, जो डेसिमल पार्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर एब्सेंट होगा, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा यहाँ देखिए रखा हुआ है रियल कांस्टेंट। अगर रियल कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो रियल कांस्टेंट में क्या आएगा, स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स एज इट इज सेम ही रहेंगे, कंटेन्स एटलीस्ट 1 डिजिट, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बाय डिफॉल्ट इट विल बी पॉजिटिव। लेकिन लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, उस केस में आप क्या बोल सकते हो कि डेसिमल पार्ट इज प्रेजेंट। डेसिमल पार्ट क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और फाइनली अगर अपन कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करें तो कैरेक्टर कांस्टेंट में आप क्या बोल सकते हो, डिजिट्स 0, 1 और 9, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं A to Z, या तो अपर केस में या लोअर केस में, और फाइनली फिर आपके पास में स्पेशल सिम्बल्स भी आ सकते हैं यहाँ पर, है ना, परसेंट, है ना, हैश, एस्ट्रिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो देख के रखा हुआ है आपको, ये किसके बारे में देख के रखा है यहाँ पे, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट में के बारे में यहाँ पर आपको देख कर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा फिर यहाँ पर देख के रखा हुआ है, ध्यान से देखना। फिर अभी हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया वो हमने कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया। फिर यहाँ पे देखिए रखा हुआ है सेकंड आपका क्या, वेरिएबल।
अब अगर अपन बात करें कि वेरिएबल मतलब होता क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल मतलब नाम देना, किसको नाम देना, मेमोरी लोकेशन को नाम देना। हुज वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, है ना। अगर मैं बात करूं वेरिएबल मतलब क्या होता है, तो वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल मतलब नाम देना मेमोरी लोकेशन को। जैसे कि आप देखो यहाँ पर एक एग्जांपल देके रखा है साइड में, है ना, कि यहाँ पर, है ना, ये जो एग्जांपल देके रखा हुआ है साइड में, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा यहाँ पर कि हमने क्या बोला है, वेरिएबल मतलब नाम देना मेमोरी लोकेशन को। तो ये वेरिएबल, ये जो ए है ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। ये मेमोरी लोकेशन को मैंने नाम दिया, ठीक है। हुज वैल्यू में चेंज, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर ये A10 है तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे चेंज हो सकती है। कितना हो गया यहाँ पे, 30 हो गया। तो हुज वैल्यू में चेंज कब, ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ पर हुआ तो उस केस में यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, इस मेमोरी लोकेशन को नाम देना जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर अब A10 था, अब कितना हो गया, यहाँ पर A30 हो गया, ठीक है। वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन whose value may change during the execution of program. Types of variables, so there are two types of variables. First one is local variable and second one is global variable. अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर लोकल वेरिएबल की, तो लोकल वेरिएबल की केस में आप ऐसा बोलोगे हुज स्कोप इज विद इन द ब्लॉक और फंक्शन, जिसका स्कोप कहाँ तक होता है, विद इन द ब्लॉक और फंक्शन, मतलब ब्लॉक या फिर फंक्शन तक ही उसका स्कोप होता है। और ग्लोबल वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ तो हुज स्कोप इज थ्रू आउट दी प्रोग्राम, है, जिसका स्कोप थ्रू आउट दी क्या होता है, प्रोग्राम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये बॉक्स, अब यहाँ लिखा हुआ है x इक्वल टू 300। अभी ये मैंने इंट क्या लिखा है, तो अभी इसको मत फोकस करो, है ना, ये अपन बाद में देखेंगे। अभी बस इतना देखो कि यहाँ पर x इक्वल टू 300 लिखा है और मैंने यहाँ पर x को क्या बनाया है, एज अ ग्लोबल वेरिएबल। अब x को अगर मैंने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है तो इसका जो स्कोप रहेगा, अब जैसे ये मैंने बोला कि ये पूरा क्या लेके रखा है, ये पूरा मेरा प्रोग्राम देके रखा हुआ है, तो ये जो x का स्कोप रहेगा ये थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब ये पूरा यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक x का स्कोप यहाँ पर रहेगा, ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, है ना, अब अगर अपन बात करें यहाँ पर अब क्या देके रखा हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अब ये मैंने क्या बना दिया है, एक ब्लॉक बना दिया, ठीक है। अब इस ब्लॉक के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है वॉइड शो, और शो के अंदर ये मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया है। आप सिर्फ इतना समझो अभी यहाँ पर कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस को क्या करके रखा है, यहाँ पर क्लोज करके रखा हुआ है ना। आप बस इतना समझो अभी कि ये कर्ली ब्रेसेस ओपन है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज है, ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर मैंने फिर से लिखा है a इक्वल्स टू 200। तो अब यहाँ पर ये जो a है ये कैसा कंसिडर होगा, एज अ लोकल वेरिएबल। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि ये a यहाँ पर कंसिडर होगा एज अ लोकल वेरिएबल, तो अब अगर मैं यहाँ पर एक और ब्लॉक बनाता हूँ, है ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने यहाँ पर एक और ब्लॉक बनाया। अब एक और ब्लॉक बनाया तो अब यहाँ देखोगे आप कि ये क्या देके रखा है, ये वॉइड डिस्प्ले नाम का मैंने एक और ब्लॉक बनाया। तो अब यहाँ पर अगर मैं ए को एक्सेस करना चाहूँ तो यहाँ पर ये ए एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि ए क्या है, लोकल वेरिएबल, और लोकल वेरिएबल है तो उसका स्कोप कहाँ तक है, सिर्फ उसी स्पेसिफिक ब्लॉक तक, यही ब्लॉक तक इसका स्कोप है। और वहीं पर अगर मैं x को यूज करने की कोशिश करूँ तो x यहाँ पे यूज हो सकता है, क्यों, क्योंकि x क्या है यहाँ पर, एज अ ग्लोबल वेरिएबल। x ग्लोबल वेरिएबल है तो आप यहाँ पर x को यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर अगर आप x को यूज करना चाहो तो यहाँ पर आप x को यूज कर सकते हो, क्योंकि x का स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम है। लेकिन जो a है वो है आपका लोकल, और उसका स्कोप कहाँ तक है, सिर्फ इसी स्पेसिफिक ब्लॉक तक। तो अगर अपन यहाँ पे कुछ रूल्स की बात करें, अगर कि सबसे पहले रूल में देके रखा है कि इट्स नेम डज नॉट स्टार्ट्स विद अ डिजिट, है ना, कि अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर वेरिएबल के नेम को डिफाइन करने की, तो वेरिएबल का नाम जो रहेगा वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। आप देखोगे यहाँ पे int 1a लिखा है, ये इनवैलिड है, a1 लिखा है तो ये वैलिड है, ठीक है। फिर इट अलाउज ओनली अंडरस्कोर एज अ स्पेशल सिंबल, है ना, यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि इट अलाउज, है ना, ओनली अंडरस्कोर, है ना, ये अलाउ करता है सिर्फ अंडरस्कोर को ही एज अ स्पेशल सिंबल, ठीक है। इट अलाउज ओनली अंडरस्कोर एज अ स्पेशल सिंबल, है ना, इन डिफाइनिंग अ वेरिएबल नेम, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन डिफाइनिंग अ वेरिएबल नेम, है, इट अलाउज ओनली अंडरस्कोर एज अ स्पेशल सिंबल, ये अलाउ करता है सिर्फ अंडरस्कोर ही एक ऐसे स्पेशल सिंबल को किसमें, वेरिएबल के नाम को डिफाइन करने में। तो आपने लिखा है एंड अंडरस्कोर ए, तो ये वैलिड है, लेकिन $a लिखोगे तो ये इनवैलिड कंसिडर होगा।
पॉइंटर वेरिएबल की बात अलग है। पॉइंटर वेरिएबल में आप एस्ट्रिक ए लिखते हो तो वहां पर वो एप्लीकेबल हो जाता है ना, क्योंकि वो पॉइंटर वेरिएबल है। यहाँ पर अपन नॉर्मल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। फिर टू सेपरेट टू वेरिएबल्स वी नीड टू पुट कॉमा, है ना। अगर आपको दो वेरिएबल को सेपरेट करना है तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कॉमा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। अगर आपने ए स्पेस बी लिखा तो ये इनवैलिड है, ए कॉमा बी लिखा तो वैलिड है, और ए अंडरस्कोर बी भी लिखा तो भी वैलिड है। अंडरस्कोर बी लिखोगे कि ए अंडरस्कोर बी, तो ए अंडरस्कोर बी एक ही वेरिएबल कंसिडर होगा, और अगर आपने ए कॉमा बी लिखा है तो वहाँ पर वो दो वेरिएबल कंसिडर होंगे। ठीक है। और फाइनली आप ऐसा बोल सकते हो बाय कन्वेंशन, है ना, कि रूल नहीं है, कन्वेंशन है। अब बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो अपने कांस्टेंट होते हैं, तो कांस्टेंट को अपन यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपर केस से, है ना। और वेरिएबल को अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं लोअर केस से, है ना। कांस्टेंट को अपन अपर केस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और वेरिएबल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर लोअर केस से रिप्रेजेंट करते हैं। हम बात करें इसके बाद में, तो आप देखेंगे यहाँ पे, अगर अपन बात करते हैं कि अब इसके बाद में क्या आता है यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना। अब अभी हमने देखा कांस्टेंट, हमने देखा वेरिएबल। अब अगर हम बात करें इसके बाद में, तो इसके बाद में फिर आता है आपके पास में कीवर्ड्स। अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूँ तो कीवर्ड्स मतलब क्या होते हैं, तो कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स हुज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड। वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आपके रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग क्या होता है, ऑलरेडी डिफाइंड होता है। आप कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते, है ना। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स हुज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड, है ना। वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम्स, है ना। आप कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल की नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रियल लाइफ का एक एग्जांपल देखिए कि आपने देखा होगा कि कहीं पर एग्जिट लिखा होता है, कहीं एंट्री लिखा होता है। तो आपने कभी ऐसा देखा कि कहीं पर एंट्री की जगह एग्जिट और एग्जिट की जगह एंट्री लिखा हुआ है, और सामने वाला बोल रहा है कि यार मेरे लिए तो एंट्री मतलब ही एग्जिट होता है और एग्जिट मतलब ही मेरे लिए एंट्री होता है। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, है ना। उसका मीनिंग ऑलरेडी क्या है, डिफाइंड है। आप उसको एज अ वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते, है ना। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं आपके पास में? 32 कीवर्ड्स होते हैं, है ना। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आप बोल सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए रखा है इफ, है ना। फिर इफ के बाद में अगर अपन गो टू, है ना, फिर केस, फिर डिफॉल्ट, फिर फॉर, फिर डू, फिर व्हाइल, फिर ब्रेक, फिर ऑटो, फिर स्टैटिक, फिर रजिस्टर, फिर एक्सटर्न, है ना। ऐसे बहुत सारे आपके कीवर्ड्स होते हैं। तो ओवरऑल मिलाकर देखा जाए तो 32 कीवर्ड्स आपके होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें फाइनली आपके पास में क्या आता है यहाँ पर, तो एक और आता है आपका आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो यूजर डिफाइंड नेम्स। नाम से ही समझ में आ रहा है ना, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब जो आइडेंटिफाई करे। अब जो आइडेंटिफाई करे तो अब वो कैसे क्या आइडेंटिफाई करेगा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल लेटर्स। ठीक है। कि अगर मैंने बोला कि जैसे मैंने बताया था बाय कन्वेंशन वी यूज लोअर केस इन वेरिएबल नेम एंड अपर केस इन कांस्टेंट, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, अपने वेरिएबल्स को, अपने कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करना है, तो मैं कुछ आइडेंटिटी प्रोवाइड करूंगा। तो कैसी आइडेंटिटी प्रोवाइड करूंगा कि मैं वेरिएबल को लोअर केस में लिखूंगा, अपने कांस्टेंट को अपर केस में लिखूंगा। तो तभी आप देखो यहाँ पर क्या वेरिएबल में आपने लिखा है इंट ए इंट एक्स, वहीं पर अगर कांस्टेंट की बात करें तो आपने लिखा है कॉन्स्ट इंट मैक्स। मैक्स कैसा लिखा हुआ है, यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है। और वहीं फाइनली फिर दे के रखा है आपको फंक्शन, तो वी यूज कैमल केस हियर। अब ये कैमल केस नोटेशन होता क्या है ना, तो कैमल केस नोटेशन मतलब आप सिंपली ऐसा बोलोगे, है ना। अगर अपन कैमल केस नोटेशन की बात करें, कैमल केस नोटेशन के केस में आप ऐसा बोलोगे कि जहां पर आप दो वर्ड्स को ज्वाइन कर एक सिंगल वर्ड बनाते हो। जैसे मैंने बोला मुझे प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो अब अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया रॉक, आपने ऐसा लिखा, और ऐसा लिखने के बाद में आपने इसके अंदर क्या कर दिया, आपने इसके अंदर प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए 10,000 लाइन्स लिख दी। ठीक है। अब ये आपने ऐसा लिख तो दिया, लेकिन अभी कितने टाइम तक आपको याद रहेगा, जब तक आप इस पे काम करोगे, है ना। आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट को ऐड करना था तो उसके लिए मैंने क्या कोड लिखा था, तो आपको ये वॉइड रॉक नाम से मेथड याद रहेगी क्या? नहीं याद रहेगी। बट वहीं पर अगर आप प्रॉपर कैमल केस नोटेशन फॉलो करते हुए अगर आपके मेथड का नाम लिखते हो, लाइक आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपने लिख दिया यहाँ पे वॉइड एड प्रोडक्ट। ठीक है। और अब अगर अपन यहाँ पर इसके अंदर भले 10,000 क्या, अगर मैं इसके अंदर अब यहाँ पे 50,000 लाइन्स भी अगर लिखता हूँ, ठीक है,
और अगर आप 5 या 10 ईयर्स बाद में भी मुझसे पूछते हो कि यहाँ पर ये जो ऐड प्रोडक्ट है ये क्या कर रहा है, तो मैं बता सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट को ऐड करने का काम कर रहा है। तो अब कैमल केस नोटेशन होता क्या है, तो कैमल केस नोटेशन मतलब जहाँ पर आप आपकी मेथड के नेम को जो रिप्रेजेंट करते हो, तो उसमें जो पहला लेटर होता है ना, तो पहला जो है वो क्या है यहाँ पर, तो पहले वर्ड का जो पहला लेटर है वो स्मॉल होता है ना, और दूसरे वर्ड का जो पहला लेटर होता है ना, वो क्या होता है यहाँ पर, कैपिटल होता है। मतलब पहले वर्ड का पहला लेटर, जैसे ऐड का पहला क्या है, ए, है ना, और प्रोडक्ट का पहला क्या है यहाँ पर आपका, पी। तो दो वर्ड्स को ज्वाइन करके जब आप सिंगल वर्ड बनाते हो, तो पहले वर्ड का पहला लेटर लोअर केस में और दूसरे वर्ड का पहला लेटर अपर केस में होना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके कैमल केस के नोटेशन। तो इस तरीके से लिखना है ना, कि जहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स को ज्वाइन करके सिंगल वर्ड्स बनाना रहता है, तो उस केस में अपन यहाँ पे कैमल केस नोटेशन को फॉलो करते हैं, सिंपली फॉर सिंप्लिसिटी, राइट। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि सेपरेटर्स मतलब होता क्या है, तो अगर अपन सेपरेटर्स की बात करें यहाँ पे, है ना, तो ध्यान से देखिएगा, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, सेपरेटर। सेपरेटर मतलब चीज़ों को सेपरेट करने का काम करेगा। अब अगर ये चीज़ों को सेपरेट करने का काम करेगा तो क्या और कैसे, तो देखोगे आप यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सेपरेटर में सबसे पहले यहाँ पर, है ना, जो आपको देकर रखा हुआ है वो देकर रखा हुआ है यहाँ पे क्या, तो यहाँ देकर रखा है सबसे पहले कॉमा, है ना। अगर मैं बात करूँ कॉमा की, तो कॉमा के केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, तो कॉमा के केस में मैंने बोला कि अगर मैंने लिखा है यहाँ पर ए कॉमा बी, तब देखोगे ए कॉमा बी, तो ये कॉमा क्या कर रहा है, ये ए और बी को सेपरेट करने का काम कर रहा है, राइट। फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसकी, सेमी कॉलन की, तब ये सेमी कॉलन क्या करता है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए कॉमा बी और मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ हेलो यूजर, तो अब उस केस में यहाँ पर ये जो आपका सेमी कॉलन है, ये दो स्टेटमेंट्स को सेपरेट करने का काम कर रहा है, जिसमें पहला स्टेटमेंट है इंट ए कॉमा बी, तो ये सेमी कॉलन, और दूसरा स्टेटमेंट है प्रिंट एफ हेलो यूजर, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, ये आपका सेमी कॉलन, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास में क्या आता है यहाँ पर, तो फिर आता है आपके पास में यहाँ पर पैरेंथेसिस। अगर मैं बात करता हूँ कि ये पैरेंथेसिस करता क्या है, तो ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, आपके पास में एक एक्सप्रेशन है ना, क्या ए प्लस बी इंटू सी। अब ए प्लस बी इंटू सी जो एक एक्सप्रेशन था, तो हमने क्या किया, इस ए प्लस बी इंटू सी में सबसे पहले ए प्लस बी पे ब्रैकेट लगा दिया एक केस में, और दूसरे केस में बी इंटू सी के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया। अब ए बी और सी पर मैंने वैल्यू पुट करी, ए पर 1, बी पे 2, सी पे 3, ए पे 1, बी पे 2, सी पे 3। अब ए प्लस बी पे मैंने अगर ब्रैकेट लगाया है, तो होगा क्या, 1 प्लस 2 मतलब 3 इंटू 3, तो 3 से कितना हो गया यहाँ पर 9, ठीक है। और वहीं अगर अपन बात करें ए प्लस बी इंटू सी, यहाँ पर अगर मैंने रखा तो 1 प्लस 2 इंटू 3, तो 1 प्लस 6 मतलब कितना हो गया यहाँ पर आपका 7, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो देखिए रखा हुआ है आपका कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अभी कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज क्या करेगा, तो फॉर एग्जांपल आपने कोई फंक्शन लिखा या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे, तो उसको आप क्या करोगे, तो उसको आप बाइंड कर दोगे, है ना, या उसका एक स्कोप डिफाइन कर दोगे। तो आप देखोगे यहाँ पर आपने क्या करा है, वॉइड शो, और वॉइड शो के बाद में होगा क्या, तो ये वॉइड शो उसके अंदर जितने स्टेटमेंट्स आएंगे उसको आपने सेपरेट कर दिया है किससे, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज से। और ये वॉइड डिस्प्ले, तो वॉइड डिस्प्ले में भी कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज से, ये आपने क्या कर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने, है ना, यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, चीज़ों को सेपरेट कर दिया है। और फाइनली देखिए रखा है आपके पास में स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो देखिए रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट देखिए रखा हुआ है ना, तो अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के केस में आप क्या बोलोगे, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है आपके साइज को, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो आपके रोज एंड कॉलम्स को। अब ये साइज और रोज एंड कॉलम्स, तो इसका कंसेप्ट कहाँ आता है, तो ये साइज और रोज एंड कॉलम्स का कंसेप्ट आपका आता है एरे के केस में। जब आप एरे का कंसेप्ट पढ़ोगे, तो वहाँ पर अपन डिफाइन करते हैं साइज और या फिर रोज एंड कॉलम्स के साइज, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में क्या देकर रखे हुए हैं, 5 सेपरेटर्स देकर रखे हुए हैं, और ये 5 सेपरेटर को आप पंचुएटर्स भी बोल सकते हो, है ना। क्यों, क्योंकि ये 5 है ना, सबसे पहला कॉमा, फिर सेमी कॉलन, फिर आपका पैरेंथेसिस, है ना, और कर्ली ब्रेसेस, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को। सर ये वॉइड शो वॉइड डिस्प्ले क्या चीज़ है? ये वॉइड शो वॉइड डिस्प्ले वैसे ये फंक्शंस है, और ये आगे जाकर आएगा,
तो अभी बस आपको इतना याद रखना है कि फॉर एग्जांपल वॉइड शो के अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वॉइड डिस्प्ले के अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये यूजर डिफाइंड नाम ही लिखे मैंने, है ना, यूजर डिफाइंड नेम ही है ये। तो आप बस इतना याद रखो कि मेरे पास में जो स्टेटमेंट्स है शो के अंडर और जो स्टेटमेंट्स है डिस्प्ले के अंडर में, है ना, तो उन्हें मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज से सेपरेट किया है कि ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज ये शो के अंदर के स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज ये डिस्प्ले के अंदर के स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी अब ये ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो ये अपन अपने आगे के सेशन में पढ़ेंगे।